नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर सिविल सर्विस में। और कल हमने जो चर्चा की थी हिस्ट्री में टाइमलाइन के संबंध में, वो हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था। साथ में ही हमने विजयनगर एम्पायर और बहमनी साम्राज्य के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था। हमने ये भी कहा था कि कैसे बाबर के आक्रमण के समय दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली शासक जो है वो है कृष्णदेव राय, जिसका जिक्र बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी में किया था। ये सब बातें हमने कल डिस्कस की थी। बाबर ने आक्रमण किया 1526 में, और 1530 तक हम देखते हैं कि इसका 4 साल का टाइम पीरियड है। और इन 4 सालों में हम देखते हैं कि 4 युद्धों का भी उल्लेख मिलता है। और इसके संबंध में भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं सीक्वेंस में लगाने के लिए। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, ये युद्ध किस किस से किए गए थे इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में अलग से। बाबर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा हुमायूं शासक बनता है, जिसके 2 पार्ट हम देखेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम देखेंगे कि 1530 से लेकर 1540 तक 10 साल का टाइम पीरियड मिलता है। और हम कह सकते हैं कि बाबर द्वारा स्थापित साम्राज्य अभी भी पूरी तरीके से स्थिर नहीं है, और कई सारे चैलेंजेस का सामना हुमायूं को करना पड़ रहा होगा। इसका सबसे बड़ा चैलेंज खुद कौन है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के संबंध में हम ये जानते हैं कि इसने अपने आप से वादा किया था कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ दूंगा, और इसने ऐसा किया भी। 2 युद्धों का उल्लेख मिलता है, बैटल ऑफ चौसा 1539 में, और बैटल ऑफ बिलग्राम, जिसको कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, 1540 में। दोनों युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई, और इस प्रकार से भारत में किसकी स्थापना हुई? सूर साम्राज्य की। 15 साल का जो जो आपको ब्रेक दिखाई दे रहा है हुमायूं के बारे में, ये जीवन हुमायूं ने निर्वासित काल का बिताया भारत से बाहर, और कई प्रकार के राजाओं के संरक्षण में रहा, जिसमें एक राजा का नाम हमको याद आता है, राणा वीरसाल। और वो देखते हैं कि 1542 में इसके घर एक संतान पैदा होती है जिसका नाम रखा गया अकबर। ठीक, तो ये कुछ इवेंट्स हैं जो आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए कभी कभी आ सकते हैं। ये सब वो आधार आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे कि आपकी मुगलों की जो पढ़ाई है, जो उसके कॉन्सेप्ट उनको समझ में आसानी से आप उसको समझ सकें। शेरशाह सूरी ने सूर साम्राज्य की स्थापना करी, जिसका टाइम पीरियड है 1540 से लेकर 1555 तक। लेकिन शेरशाह सूरी सिर्फ और सिर्फ 5 साल तक का ही शासन कर पाया। लेकिन अपने इस 5 साल के छोटे से शासन में इसने कई सारे सुधार किए, जिसको हम मिलिट्री रिफॉर्म्स भी कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी कह सकते हैं। और सिक्के जो घिसे पिटे चल रहे थे पहले से, उन सबको समाप्त करके इसने शुद्ध चांदी का सिक्का जारी किया, जो ब्रिटिश पीरियड तक जारी रहा। तो ये इसकी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट मानी जाती है। इसने कई सारे सड़कें बनाई, सराय बनवाई। ठीक है, इस सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब मुगलों को पढ़ना शुरू करेंगे तब। ठीक, सिकंदर शाह सूरी, आदिल शाह सूरी, ये नाम मिलते हैं हमको अंतिम शासकों के जो सूर साम्राज्य के थे। और इनसे सत्ता किसने छीन ली थी बाद में? निर्वासित काल खत्म करके वापस आता है भारत में कौन? हुमायूं, और मुगल सत्ता स्थापित कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ एक क्रेडिट देना चाहिए हुमायूं को कि उसने फिर से सत्ता रीस्टोर कर दिया। किस चीज को? मुगल साम्राज्य को। एक और राजा, हिंदू राजा का उल्लेख मिलता है हमको, विक्रमादित्य का, जो सपोज टू बी माना जाता है कि ये 14वां शासक था भारत का जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। और इसी के साथ युद्ध होगा किस चीज का? किसका? अकबर का, जिसको हम कहते हैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। हुमायूं लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाया, आप जानते ही हैं, और दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरते गिरते इसकी जान चली गई। तो कुछ इतिहासकार इसका व्यंग्य उड़ाते हैं हुमायूं के बारे में। ये कहते हैं, जैसे कि लेनपुल नाम के एक इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि हुमायूं उम्र भर लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही इसकी जान गई। ठीक है, व्यंग्य मारते हैं, सरकाज़्म। ठीक, अच्छा, सत्ता प्राप्त हुई अकबर को। अकबर की उम्र काफ़ी कम है, लेकिन संरक्षण था इसको किसका? बैरम खान का। तो बैरम खान के संरक्षण में कार्यक्रम आगे बढ़ता है। हमें पानीपत के दूसरे युद्ध का उल्लेख मिलता है 1556 में, जो अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। लेकिन वास्तविक रूप से लड़ाई कौन लड़ रहा था? बैरम खान। युद्ध में हेमू की पराजय हुई, और हम देखते हैं कि ये जो शॉर्ट पीरियड है 4 साल का, इसमें हम देखते हैं कि बैरम खान संरक्षक के रूप में है अकबर के। और इसके बाद 2 साल के लिए पेटीकोट सरकार का भी आपको उल्लेख मिलेगा, जिसकी अगुवाई कौन कर रही है? इसकी धाई माँ महाम आगा। फिर अकबर इतना बड़ा हो चुका है कि वो सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहता है। सो अकबर एज्यूम द थ्रेड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन हिज ओन हैंड्स एंड स्टार्ट कैंपेनिंग अगेंस्ट वेरियस स्टेट्स। तो हम कह सकते हैं कि 1561 से लेकर 1605 के बीच में अकबर ने अपना साम्राज्य विस्तार का कार्य आरंभ किया, और ये कुछ उसके मेजर अभियान हैं, जिसकी शुरुआत 1561 से होती है, और इसका जो अंतिम अभियान है वो है 1601 में।
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अपने 50 साल के लंबे कार्यकाल में अकबर ने एक लगभग अखिल भारतीय स्तर का एक मुगल साम्राज्य स्थापित कर दिया था। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री तो हम पढ़ेंगे ही। इन 50 सालों में अकबर ने कई सारे रिफॉर्म्स भी स्टार्ट किए, जैसे कि दाग और चेहरा तो पहले से ही चल रहा था। इसने मनसबदारी प्रथा शुरू करवाई, जात और सवार नाम के 2 पद और ऐड करवाए। इन सब पॉलिटिकल अचीवमेंट के साथ साथ अकबर एक कल्चर्ड रूलर भी है और इसके दरबार में कई सारे विद्वान रहा करते थे, 9 रत्न रहा करते थे। और इसके समय में कल्चरल एस्पेक्ट को जब हम देखेंगे तो पाएंगे कि लगभग सभी क्षेत्रों में विकास देखने को मिलता है, चाहे वो म्यूज़िक हो, चित्रकारी हो, स्थापत्य कला हो और लिटरेचर एक्टिविटीज़ हो। ये सारी चीज़ें हमको अकबर के समय में देखने को मिलेगी और इन्हीं वजहों से अकबर को इतिहासकार क्या कहते हैं, एक महान सम्राट कहते हैं। अकबर के संबंध राजपूतों से काफ़ी अच्छे थे और हम कह सकते हैं कि अकबर एक डिप्लोमेटिक प्रकार का व्यक्ति था, जिसने राजपूतों के शौर्य का प्रयोग करके अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण किया, कह सकते हैं इस बात को। तो इसकी कुछ रिफॉर्म्स और रिलीजियस पॉलिसीज़ भी आपको पढ़नी होंगी, एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन यहाँ से। कभी कभी तो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि निम्नलिखित घटनाओं को क्रम में लगाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट होते हुए देखा है मैंने। इबादत खाना की स्थापना, महजर की घोषणा, दहसाला सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम 1569 में, ये सब चीज़ें आपको सीक्वेंस में लगाने को आ जाती हैं। ज़ात और सवार कब शुरू किया था, वगैरह वगैरह। तो हम ये सब देखेंगे अकबर के बारे में, हम पढ़ेंगे डिटेल में, तब ये सारी चीज़ें हमको थोड़ा सा है ना अच्छी तरह पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद इसका पुत्र जहांगीर शासक बनता है, जिसका टाइम पीरियड भी ठीक ठाक लंबा है। 1605 से 1627, 22 साल तक शासन करता है। इसके समय की कुछ घटनाक्रम ये रहे। खुसरो जो कि इसका पुत्र है, इसी ने विद्रोह कर दिया था। और इसका जो समकालीन जो सिख गुरु हैं वो हैं गुरु अर्जुन देव, ठीक है। 5वें सिख गुरु हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या विवाद था भाई, क्यों आशीर्वाद दिया था खुसरो को, पढ़ाई करेंगे इसकी डिटेल में। मेवाड़ के विरुद्ध अभियान का उल्लेख मिलता है जो 1605 से 1615 के बीच तक जारी रहा। खुर्रम, जिसको बाद में हम शाहजहां कहेंगे, इसने भी विद्रोह कर दिया था 1622 से 24 के बीच में। ये प्रकरण को भी समझेंगे हम। हाँ, कंधार जो कि मुगलों का एक अभिन्न अंग हुआ करता था, ये 1622 में अपने आप को क्या कर लेता है, मुक्त कर लेता है। और 1639 तक क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। हम देखेंगे मुगलों की जो फॉरेन पॉलिसी है, इस संदर्भ में इसको समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे, क्यों इतनी वीक हुई। और आगे हम देखेंगे कि इसको दोबारा से मुगल साम्राज्य में मिलाने का कितना प्रयास किया गया शाहजहां के समय में। जहांगीर के समय में हम देखते हैं कि जुनता पार्टी नाम की भी एक पार्टी है, जिसकी अगुवाई कर रही है खुद जहांगीर की वाइफ नूरजहां। और उस गुट में कौन कौन शामिल हैं, कौन कौन नहीं है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे और इसका क्या रोल था उस समय की पॉलिटिक्स में, ठीक है। ये सारी सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए और होपफुली ये सब पढ़ते पढ़ते आपको पढ़ाई में थोड़ी सी आसानी होगी। फिर बनता है शासक कौन, शाहजहां। इसका टाइम पीरियड भी ठीक ठाक लंबा है, 1627 से 1658 के बीच तक। दरअसल ये आसानी से शासन इसलिए कर ले रहे हैं क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट अकबर ने इस्टेब्लिश करके दिए हैं इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में, वो इतने लॉन्ग लास्टिंग है कि जहांगीर को, शाहजहां को और औरंगजेब को वैसे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। तो सारा श्रेय किसको दिया जाना चाहिए, है ना, एज ए इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टर के रूप में अकबर को दिया जाना चाहिए कि उसके बदौलत हम कह सकते हैं कि इसकी नींव इतनी मजबूत हो गई कि जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को कोई बुनियादी काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। सिर्फ उस विरासत को संभालने का काम इन्होंने किया है, जो कि इन्होंने बखूबी किया भी। इसके समय की कुछ घटनाएं हैं। जुझार सिंह का रिवोल्ट पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हु वॉज जुझार सिंह। खाने जहां लोधी का विद्रोह पढ़ेंगे। सिख गुरु हरगोविंद जो इसके समकालीन है, इसका क्या प्रकरण था, इसको जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट वाज दैट। अहमदनगर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है कब, 1633 में, इसको जानने का प्रयास करेंगे। अभी तक अहमदनगर मुगल साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। गोलकोंडा के साथ एक संधि होती है मुगलों के साथ 1636 में, वहाँ का शासक कौन है, कुतुब शाह है, इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कंधार को वापस लाने का प्रयास बड़ी गंभीरता से किया जा रहा था, लेकिन शाहजहां फेल होता है इसमें और कुछ अभियान में तो सफलता मिली, लेकिन अंततः 1648 में कंधार हमेशा के लिए मुगलों से क्या हो गया, अलग हो गया। मुमताज़ महल का प्रकरण पता ही है आपको, बेलव्ड वाइफ, और उसकी याद में ताजमहल का निर्माण। शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता था। सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रकरण है शाहजहां के समय में वो है वॉर ऑफ सक्सेशन अमंग हिज लिविंग सन्स। इसके कई पुत्र थे और सबके सब क्या हैं, एनर्जेटिक हैं और सबके सब योग्य हैं
सभी अपने आप को सत्ता प्राप्त करने के लिए योग्य मानते हैं। ठीक है, इन सब में सबसे एनर्जेटिक कौन है? औरंगजेब है। तो इस युद्ध में, इस वॉर ऑफ सक्सेशन में कई सारे युद्ध हुए, धर्मत का युद्ध हुआ है ना, और जिसमें अंततः विजय किसको मिलती है? औरंगजेब को मिलती है। शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र है दारा शिकोह, जो उसके साथ वहीं दिल्ली में रहता है। तो औरंगजेब को संशय हुआ मन में कि कहीं सत्ता वो ना हथिया ले, तो कई सारे अभियान, कई सारी योजना बनाता है औरंगजेब, और फाइनली औरंगजेब को ही सफलता मिलती है। और इस तरह औरंगजेब क्या बन जाता है? मुगल बादशाह। औरंगजेब ने भी लगभग 50 साल शासन किया, अकबर की ही तरह, लेकिन यहाँ पर हमको वो कल्चरल अचीवमेंट्स होते हुए देखने को नहीं मिलेंगे जो हमको अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय में देखने को मिले, क्योंकि ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ थी औरंगजेब के हिसाब से जो एंटी इस्लामिक थी और उसने उसको करना बंद कर दिया। पेंटिंग, कंस्ट्रक्शन, म्यूज़िक, इन सबको वो इस्लाम के विरुद्ध मानता था और उसने शरीयत के अनुसार ही शासन किया। योग्य व्यक्ति था और सिर्फ शरीयत के अनुसार उसने 50 साल शासन किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी यूपीएससी में खासतौर पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। मीर जुमला एज द गवर्नर ऑफ बंगाल, कुछ इसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखने को मिलेंगे आपको। ये 50 साल में इसने करा क्या आखिर? विद्रोह भी कई हुए। अहोम, जो कि आसाम में है, अभी तक मुगलों का हिस्सा नहीं था, 1661 और 62 में किया गया। कुछ समय के लिए अहोम को मुगल साम्राज्य के अंतर्गत शामिल भी कर लिया गया था, लेकिन बाद में दूरी इतनी ज़्यादा है आसाम की कैपिटल से कि वहाँ पर आप प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण नहीं कर सकते, है ना। आज तो हमारे पास संविधान है जिसने इन सबको बांध के रखा है, पहले ऐसा कोई संविधान नहीं था। औरंगजेब की जो डेक्कन पॉलिसी है अगेंस्ट मराठास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिवाजी और औरंगजेब के जो रिलेशंस थे काफ़ी तंग थे, और शिवाजी ने भी कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी, और शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से औरंगजेब खुद काफ़ी आशंकित रहता था, और उसको दबाने के लिए कभी शाइस्ता खान, अफजल खान, और फिर अपने सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसके वो हैं जय सिंह, मामा हैं इसके हिंदू, उनको भेजा, और पुरंदर की संधि होते हुए हम देखेंगे, और किस तरीके से शिवाजी को इसके दरबार में हाजिर होना पड़ा। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा प्रकरण है, जाना माना, कि कैसे शिवाजी को 5000 मनसबदारी की लाइन में खड़ा कर दिया गया था। अपमानित महसूस हुए शिवाजी, और वहाँ से फरार होकर पहुँच गए मराठा, और फिर से मुगलों के अगेंस्ट अपना जो स्वतंत्रता का जो अभियान था वो जारी रखा। तो साथ साथ हमें ये भी देखना होगा, शिवाजी वाला जो प्रकरण है, मराठास का जो राइज हुआ है मेडिवल पीरियड में, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, इसको भी आप साथ में ही समझेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिवाजी अपियर्ड बिफोर औरंगजेब इन आगरा, ठीक है, स्पेलिंग गलत है, सॉरी। 22 मई 1666 को शिवाजी मिरेकुलस एस्केप फ्रॉम आगरा। ये भी हम जानते हैं कि किस प्रकार से चमत्कारी रूप से शिवाजी वहाँ से फरार हो जाते हैं, है ना। शिवाजी कंटिन्यूड हिज स्ट्रगल विद मुगल्स टिल हिज डेथ इन 1680। मराठाओं का संघर्ष मुगलों से शिवाजी की मृत्यु के बाद भी जारी रहा, औरंगजेब की मृत्यु तक, अर्थात 1707 तक। अब हम देखते हैं औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी, इसको भी आपको समझना होगा। He abolished various practices which was started by earlier Mughals। ठीक है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि औरंगजेब जो है वो कई सारी गतिविधियों को एंटी इस्लामिक मानता था, और सिर्फ उसी को कंटिन्यू करना चाहता था जो शरीयत द्वारा अलाउ हो। ठीक है, नौरोज सती सिस्टम को उसने समाप्त कर दिया भाई। कई सारे मंदिरों के ध्वस्त करने के भी उल्लेख मिलते हैं, जिससे कि हम कह सकते हैं कि एक कट्टर किस्म का शासक था। पढ़ेंगे समझेंगे तब पता चलेगा कि ऐसा इसने क्यों किया। जजिया लगा दिया इसने फिर से हिंदुओं पर। गुरु तेग बहादुर यानी कि सिखों के साथ जो संबंध अब तक काफ़ी ठीक ठाक चल रहे थे मुगलों के, इसके समय में आकर पूरी तरीके से क्या हो गए, बेकार हो गए। गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, जिसकी वजह से क्या है, इसको मृत्युदंड दे दिया गया, इनको, सॉरी। 1669 से लेकर 1709 के बीच में जो 30 ईयर वॉर का उल्लेख मिलता है मुगलों और राजपूतों के बीच में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक जो संबंध मुगलों और राजपूतों के इतने अच्छे थे, इसके समय में इसकी कट्टरपंथी नीतियों के की वजह से सब खराब हो गए, और हमें जगह जगह कई सारे रिवोल्ट देखने को भी मिलेंगे आपको, हमको देखने को मिलते हैं औरंगजेब के समय में। और इस प्रकार औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। इसके बाद के पीरियड को कहा जाता है पोस्ट मुगल पीरियड। क्या कहा जाता है? पोस्ट मुगल पीरियड, अर्थात मुगलोत्तर काल, जो चलेगा आपका 1707 से लेकर 1857 तक। इसको कहा जाएगा पीरियड में, इसको किस पीरियड में रखा जाता है? इसे कहते हैं मॉडर्न इंडिया।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं इतिहासकारों के द्वारा यहाँ से आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। आधुनिक भारत की शुरुआत का मतलब ये नहीं है कि मुगल सम्राट सारे खत्म हो गए, नहीं, वो भी चलते रहेंगे। एक साम्राज्य का पतन होगा और एक साम्राज्य का उदय होते हुए देखेंगे हम। मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश साम्राज्य की, ठीक है। तो होपफुली ये लेक्चर थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी बोला, लेकिन ये क्योंकि सीक्वेंस को देख रहे हैं हम, तो इतनी मतलब ऐसी स्पीड भी नहीं होगी मेरी जो समझ में ना आए आपको। आप स्लो स्पीड भी सुन सकते हैं और पॉज करके भी देख सकते हैं। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ, और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।